गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर जियोग्राफी का जो छठी क्लास के चैप्टर तीसरा, पांचवा और छठे के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी बचता है ऐसा नहीं सोचना है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको मैं अगली क्लास की जो NCERTs हैं उनमें पूरा करवा दूँगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जो है रिपीट होते रहे हैं और इनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज बढ़ा करके आपको जो है सेम चैप्टर रखे गए हैं सभी क्लासों में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सेम क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो ठीक है आपके लिए वहाँ पर अलग मटेरियल होगा और इम्पॉर्टेंट वही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, ठीक है, देखिए पृथ्वी का जो है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर कक्षीय तल पर कितने डिग्री का कोण, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य के चारों ओर कक्षीय तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो बोला गया कि जो पृथ्वी का जो यहाँ पर देखिए ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पर होता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव जो है अपने कक्षीय तल, पृथ्वी क्या होती है देखिए ऐसे थोड़ी झुकी हुई होती है। ठीक है, अपने कक्ष पर झुकी हुई होती है, तो कितने डिग्री पर झुकी हुई होती है, ये झुकी हुई होती है अपने कक्ष पर झुकी होती है 23.5 डिग्री। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी है कि यह अपने कक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो बोला गया है कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर कक्षीय तल पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो कक्षीय तल पर जो डिग्री का कोण बनता है वो बनता है 66.5 डिग्री का। ठीक है, हालांकि अपने कक्ष पर जो ये बनाती है वो बनता है 30.5 डिग्री का, लेकिन कक्षीय तल पर जो बनेगा ध्रुवों के रिस्पेक्ट में वो बनेगा 66.5 डिग्री का। ठीक है, चलिए आगे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, जब ये अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, इसको घूर्णन बोलते हैं, तो यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया होती है। ठीक है, घूर्णन के कारण यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर की गति को पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है परिक्रमण। मैंने अभी आपको बताया अपने अक्ष पर घूमेगी तो करेक्ट होगा घूर्णन। ठीक है, और 23.5 डिग्री के इस पर झुकाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, कि सूर्य की सीधी किरणें किस दिन जो है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए विषुवत वृत्त पर जो है 21 मार्च को ये किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और 21 जून की बात करें तो यहाँ पर साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, जिसे उत्तरी अयनांत भी कहा जाता है। और 22 दिसंबर को जो है हमारे पास दक्षिणी अयनांत यहाँ पर बनता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अयनांत क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा 21 मार्च। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो गर्मियों में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। दक्षिणी अयनांत के कारण जो होता है ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने में गर्मी का मौसम होता है, जबकि हमारे उत्तरी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, विश्व से उत्तर की ओर जो क्षेत्र है उनमें क्या होता है, वो सिर्फ शरद ऋतु का समय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। आप मुझे बताइए, घूर्णन के कारण होता है, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो देखिए परिक्रमण के कारण जो होता है वो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति कौन सी है, परिक्रमण, इसके कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं क्या है ये। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम शुरू करते हैं सबसे पहले 21 जून से। तो इस दिन क्या होता है, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री से। ठीक है, तो सूर्य की जब ये किरणें यहाँ पर आ रही हैं तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ तो पड़ रही है, तो उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। हालांकि ध्रुवों पर जो है ये किरणें लंबवत सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण ध्रुवों पर जो है उतनी गर्मी नहीं होती है। ठीक है, ठंडाई मौसम होता है। ओके, हालांकि दक्षिणी ध्रुव पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो है शेडोड एरिया में है दक्षिणी ध्रुव,
तो यहाँ पर क्या होगा, शीत ऋतु होगी। ठीक है, तो 21 जून को ये स्थिति बनती है कि हमारे यहाँ पर जो है सबसे लंबी रात और सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तरी अयनांत की यहाँ पर स्थिति बनती है। तो उत्तरी अयनांत को जो होता है, उत्तर अयनांत को सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी अयनांत क्या होता है। दक्षिणी अयनांत क्या होता है कि जब सूर्य की ये जो किरणें हैं ये सीधी हमारे पास पड़ रही हैं, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए दक्षिणी गोलार्ध आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिणी जो ध्रुव है इस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जबकि शैडोड रीजन में हमारा कौन सा आ रहा है, उत्तरी रीजन आ रहा है। ठीक है, तो उत्तरी रीजन में क्या होता है, या इस समय शीत ऋतु होती है दिसंबर में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें सीधी जो है ग्लोब पर पड़ रही हैं, दक्षिण ध्रुव पर पड़ रही हैं, इसके कारण वहाँ पर गर्मी है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, गर्मी होगी, क्योंकि वो कहाँ आता है, दक्षिण ध्रुवों की तरफ आता है। तो गर्मी होगी, तो गर्मी के दिनों में वो क्या बनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि अभी दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात होगी। फिर यहाँ से क्या होगा कि सबसे छोटे दिन होंगे और बड़ी रात होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये फिर से दिन बड़े होने लगते हैं। ठीक है, जब हम 21 मार्च की बात करते हैं तो आप देखेंगे 21 मार्च को, ठीक है, कि ये जो सनलाइट है ये डायरेक्ट जो है ये जैसे ग्लोब है। ठीक है, अब अगर इसका ये वाला पोर्शन सूर्य के, ग्लोब क्या होता है, गोल होता है। तो मैं आपको 3D में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2D में बता रहा हूँ कि जब इस भाग पर रोशनी पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा, दिन होगा, और दूसरे भाग पर जिस पर नहीं पड़ेगी वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर शीत ऋतु होगी, वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि उत्तरी ध्रुव की तरफ क्या होता है इस समय, उत्तरी ध्रुव में क्या होता है इस समय कि वसंत ऋतु होती है। ठीक है, जबकि दक्षिणी ध्रुवों में इस समय क्या होता है कि शरद ऋतु होती है। ठीक है, 21 मार्च को हमारे यहाँ पर क्या होता है, वसंत ऋतु होती है उत्तरी ध्रुवों में, और दक्षिण ध्रुवों में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। जबकि इसका डायरेक्टली अपोजिट हो जाता है 23 सितंबर को, कि उत्तरी ध्रुवों में शरद ऋतु आ जाती है और दक्षिणी जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर वसंत ऋतु आ जाती है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आगे इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, उत्तरी अयनांत क्या होता है, देखिए बताया गया है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में जो है क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। दक्षिणी अयनांत की अवस्था यहाँ पर होती है। ठीक है, और जब हम 21 मार्च की बात करें और 23 सितंबर की बात करें तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कब, 21 मार्च या 23 सितंबर को। बताया गया, सीधा क्वेश्चन ऊपर आपसे पूछा भी गया कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, रात और दिन बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात कब होगी, वो होगी हमारे पास 21 जून को, और दिन और रात बराबर कब होंगे, वो होंगे 21 मार्च या फिर 23 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाता है 21 मार्च को, वसंत ऋतु, और दक्षिण ध्रुवों पर क्या होता है, शीत ऋतु। इसका अपोजिट हो जाता है 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ठीक है, तो एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, इट्स यूराल। ऑप्शन ग यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, एंडीज। ठीक है, हिमालय तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं पनामा स्थल संधि। ठीक है, क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, पूरे फुल डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में 78% जो है हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन और 0.003% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो देखिए, पृथ्वी का जो थल मंडल है ये ठोस चट्टानों से बना है। ठीक है, वायुमंडल वायु से, जलमंडल जल से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारे पास है एशिया। ठीक है, ओके, उसके बाद अफ्रीका आता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत पठारों से कैसे भिन्न होते हैं? पर्वत जो है वो ढाल के कारण यहाँ पर पठारों से भिन्न होते हैं, क्योंकि पठारों पर ढाल नहीं होती वैसे। ठीक है, और पर्वतों पर बहुत ज़्यादा ढाल होती है। पर्वतों का जो टॉप होता है ना वो बहुत ढाल युक्त होता है, जबकि पठारों का ढाल समतल हो, पठारों का जो टॉप होता है ना वो समतल होता है। ठीक है, सेकंड है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है, हिमानी माने बर्फ वाली हवा। ठीक है, सो दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार भारत में स्थित है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप भी इसको बोलते हैं। यांगत्से नदी कहाँ पर बहती है? तो ये चाइना में बहती है, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स यहाँ पर यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंड एंडीज साउथ अमेरिका की है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से कौन सी संधि से जुड़ा हुआ है? तो आर्कटिक महासागर बोला गया है, प्रशांत महासागर से कौन सी संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? तो आर्कटिक महासागर आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुवों को घेरे हुए है आर्कटिक महासागर। तो ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर कौन सी संधि से? तो उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है, हाँ, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पनामा संधि की, तो देखिए पनामा जो संधि है मैंने आपको बताया ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है, या आप बोल सकते हो कि ये प्रशांत महासागर को यहाँ पर पनामा है, पनामा नहर है, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास प्रशांत महासागर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास अटलांटिक महासागर। इन दोनों को जोड़ने का भी काम करती है पनामा। बेरिंग हो गया, आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पर पाक जल संधि की, तो ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, बताया भी गया है, देखिए यहाँ पर पाक स्टेट इज अ स्टेट बिटवीन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। इट कनेक्ट्स द पाक वे इन द बे ऑफ बंगाल। जैसे पनामा कैनल इज अ वाटर वे इन द कंट्री ऑफ पनामा इन सेंट्रल अमेरिका दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि हमारे पास यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर पनामा कैनल जो है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है पनामा कैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, द बेरिंग स्टेट इज ए स्टेट बिटवीन पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अदर वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ज्योग्राफी की एक फुल सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो आप उसको देखें। उनसे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चाहे कोई भी पेपर हो। ठीक है, एंड करंट अफेयर से आप जो है वो जुड़े रहें इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।